फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 जो है मेडाइवल सोसाइटी, इससे एक काफ़ी महत्वपूर्ण व रोचक विषय मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण, व्यापारिक क्रांति, नए प्रदेशों की खोज एवं धर्म सुधार आंदोलन आदि द्वारा एक ऐसे युग का सूत्रपात हुआ जिसने पुरानी मान्यताओं और विश्वासों के विरुद्ध एक प्रकार की क्रांति हुई, जिसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में निरीक्षण और परीक्षण पद्धति को बढ़ावा दिया गया ताकि नए नए वैज्ञानिक तथ्य उद्घटित हो सके। शंकाओं के जन्म के साथ साथ उनके समाधान की कोशिश की गई। नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ जिससे विश्व संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण की नींव पड़ी। प्राकृतिक तथ्यों की समीक्षा के लिए परिकल्पना और प्रयोग का तरीका अपनाया जाने लगा और चिंतन की शैली अधिक तर्कसंगत और युक्तिमूलक होने लगी। आविष्कारों एवं खोजों के फलस्वरूप इस युग में इतने परिवर्तन हो गए कि यह घटना वैज्ञानिक क्रांति कहलाती है। बौद्धिक क्रांति ने वैज्ञानिक विकास में मदद की। इस युग में विज्ञान को काफ़ी प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। प्रयोग और प्रेक्षण की नई प्रणाली तथा विश्व के यंत्रवत होने के विचार ने न केवल प्राकृतिक विज्ञान को प्रभावित किया, वरन विश्व के बारे में शिक्षित वर्ग की अनुभूति और सोचने के तरीके पर भी असाधारण प्रभाव डाला। अतीत के सभी सद्गुणों ने अंतिम विदा ले ली और अपनी तमाम खामियों के साथ आधुनिकता का सृजन हुआ। इस युग में वैज्ञानिकों को अनेक कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे इस युग के लोगों का एक निश्चित मत नए विचारों को आसानी से ना स्वीकार करने की प्रकृति एवं दुर्बल प्रमाणों पर जन सामान्य की निर्भर रहने की आदत आदि। इस युग में समस्या को हल करने के लिए जिस पद्धति का सहारा लिया गया उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा गया, जिसकी कतिपय विशेषता थी। हल की जाने वाली समस्या को स्पष्टता समझना, प्रेक्षण और परीक्षण, परिणामों का सत्यापन करने के लिए अनेक प्रयोग एवं प्रमाणों का सहारा लेना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रादुर्भाव की पृष्ठभूमि पुनर्जागरण में तैयार हो गई थी। मानवतावादी पुनर्जागरण के फलस्वरूप आर्किमिडीज, डेमोक्रिटस तथा अन्य यूनानी विद्वानों की वैज्ञानिक रचनाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहन मिला। यद्यपि इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण न हो सका, लेकिन इससे एक लाभ यह हुआ कि नई प्रविधियों में दिलचस्पी के कारण इतिहास में पहली बार सिद्धांत के व्यवहार से तथा गणित की यांत्रिकी से संयोग हुआ। पुनर्जागरण कालीन कलाकारों ने भी विज्ञान के विकास में सहायता पहुंचाई। लियोनार्दो ने चित्रकला को विज्ञान माना। लियोनार्दो सिर्फ चित्रकार ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा खगोलशास्त्री, जीवशास्त्री तथा भूगर्भ शास्त्री था। वह प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने तत्कालीन लोगों से हटकर सोचा। उसने धार्मिक ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं माना तथा प्रयोग व प्रेषण पर बल दिया। आधुनिक विज्ञान की जिस शाखा ने सबसे पहले वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकृष्ट किया वह था खगोल शास्त्र, और इसका जन्मदाता था कोपरनिकस। यूनानी खगोलशास्त्री टॉलमी के सिद्धांत कि पृथ्वी विश्व का स्थिर केंद्र है तथा सूर्य और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं को पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने चुनौती दी। उसने कहा कि सूर्य हमारे ग्रह मंडल का केंद्र है और पृथ्वी तथा ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उसकी कृति रेवोल्यूशनिसिस ऑर्बियम सेलेस्टियम ने यद्यपि तुरंत कोई वैज्ञानिक क्रांति नहीं की, किंतु विश्व के बारे में आजकल के विचारों की बुनियाद रखी।
प्रबल विरोध के बावजूद दूसरे साहसिक वैज्ञानिकों ने कोपर्निकस के विचारधारा को आगे बढ़ाया। इटली के वैज्ञानिक लियोनार्दो ब्रूनो ने कोपर्निकस के सिद्धांत में और सुधार किया। ब्रूनो को धर्म विरोधी विचारों के कारण 1600 ईस्वी में जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो की अनेक धारणाओं की पुष्टि डेनमार्क के वैज्ञानिक टाइको ब्राहे ने की। ब्राहे ने डेनमार्क के राजा की सहायता से पहली बार एक आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया। ब्राहे द्वारा किए गए प्रेक्षणों के आधार पर ही केपलर ग्रहों की कक्षाओं का पता लगाने में सफल हुआ। जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने मिस्टीरियम कॉस्मोग्राफियन में बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनका पक्ष दीर्घवृत्तीय होता है। इससे प्लेटो और पाइथागोरस द्वारा प्रस्तुत किए गए नक्षत्रों में के वर्तुल गति संबंधी विचार ध्वस्त हो गए। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई। इसके द्वारा उसने अंतरिक्ष की जांच की और कोपर्निकस के प्रमाण को सही बतलाया। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि गिरते हुए पिंडों की गति उनके भार पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है जहां से वे गिरते हैं। इससे अरस्तु के सिद्धांत का भी खंडन हुआ। अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने यह सिद्ध किया कि रुधिर का निश्चय ही परिसंचरण होता है, क्योंकि रुधिर हृदय के एक भाग से बाहर निकलता है तथा दूसरे भाग में भीतर वापस पहुंचता है। हार्वे की खोज से युक्ति संगत शरीर विज्ञान की नींव पड़ी। जीव विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार हार्वे ने अपनी खोज से क्रांति ला दी, ठीक उसी प्रकार रॉबर्ट बायल ने रसायन शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रॉबर्ट बायल ने यह प्रदर्शित किया कि गैसों का आयतन दबाव पर निर्भर करता है। यदि दबाव बढ़ेगा तो गैसों का आयतन कम हो जाएगा और यदि दाब घटेगा तो गैसों का आयतन बढ़ेगा। बॉयल ने यह भी प्रतिपादित किया कि बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण हुआ है। बॉयल द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत रसायन शास्त्र के विकास में बहुत सहायक हुए। अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रांसिस बेकन तथा फ्रांसीसी रेने डेकार्ट ने वैज्ञानिक खोजों को लोकप्रिय बनाने में काफी मदद की। फ्रांसिस बेकन ने अपने ग्रंथ नोवम ऑर्गेनम में यह बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन किस तरह किए जाने चाहिए। उसने प्रयोग एवं प्रेक्षण की वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन किया। बेकन ने प्रयोगों के विचार को लोकप्रिय बनाया। रेने डेकार्ट ने सर्वप्रथम बताया कि बीजगणित का प्रयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। उसने दर्शन शास्त्र के इतिहास में प्रथम आधुनिक समीक्षात्मक चिंतक माना जाता है। डेकार्ते ने ज्ञान प्राप्ति के साधनों के रूप में संदेह और तर्क पर बल दिया। 17वीं शताब्दी के मध्य विश्व का प्राचीन सर्वसम्मत स्वरूप ध्वस्त हो चुका था तथा एक नई तस्वीर उभर कर सामने आने लगी थी। विज्ञान में अभिरुचि इतनी व्यापक हो गई कि धनी व्यक्तियों और सामंतों ने अपनी निजी वेधशालाएं और प्रयोगशालाएं स्थापित की। विद्वानों की अनौपचारिक बैठक 1645 ईस्वी में लंदन में शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का जन्म हुआ। 1662 ईस्वी में उसका विधिवत गठन हुआ। इस सोसाइटी ने विदेशों में विद्वत परिषदों से पत्राचार किया और फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। लुई द्वारा कोलबर्ट के आग्रह पर 1666 में फ्रेंच रॉयल एकेडमी की स्थापना पेरिस में की गई। शीघ्र ही यूरोप में कई स्थानों पर इस प्रकार की अकादमियां बन गई, जहां वैज्ञानिक परस्पर मिलकर सभी पक्षों पर चर्चा करते थे तथा अपने प्रयोग एक दूसरे को दिखाते थे। न्यूटन ने अपने ग्रंथ प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया जिसे 1685 ईस्वी में गणित शास्त्र के आधार पर प्रकाशित किया, उसने गणित शास्त्र के आधार पर सिद्ध किया कि प्रकृति का एक नियम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर गिरने की व्यवस्था करता है।
भौतिकी के क्षेत्र में उसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने यह प्रतिस्थापित किया कि विश्व का संचालन एक सरल प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। अब यह स्पष्ट होने लगा कि विश्व कोई देवयोग या आकस्मिक घटना नहीं, वरन ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन। इस तरह उपयुक्त तथ्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 16वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के बीच तक विज्ञान के नवीन परीक्षणात्मक एवं प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को व्यापक सफलता मिली। इस नई दृष्टि के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा दी गई। इस संदर्भ में जॉन नेफ्टन लिखते हैं कि 17वीं सदी तक प्राचीन अवधारणिक संरचना, जिसके माध्यम से व्यक्तियों ने अपने विश्व की व्याख्या की थी, खंडित हो रहा था। संसार जिसमें व्यक्ति रहता था, इसके तथ्यों के विभिन्न रूपों, इसके नियमों की प्राकृतिक साधन जिसके माध्यम से इनको समझा जा सके, आदि के संबंध में नए प्रश्न पूछे जा रहे थे। इस वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही आगे चलकर 18वीं सदी में बौद्धिक क्रांति संपन्न हुई, जिसे प्रबोधन युग भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा विषय यहीं समाप्त होता है।